नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थन में चुनावी कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अत्याचारों के खिलाफ और बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अकेले लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका पैर टूटा हुआ है, लेकिन वो अभी भी लड़ रही हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री ने कहा कि कोई भी बंगालियों को डराने में सफल नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी को ट्वीट किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद देशमुख ने खुद कहा यह ठीक नहीं होगा कि वे इस पद पर बने रहें और उन्होंने इस बारे में पार्टी को बताया था। मलिक ने फिर कहा कि देशमुख पर लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत हैं और एनसीपी का यही स्टैंड है। देशमुख की जगह दिलीप वलसे पाटिल राज्य के गृह मंत्री होंगे। पाटिल एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं। अनिल देशमुख के इस्तीफे के तुरंत बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने ये विषय उठाया था, ये टारगेट सिर्फ एक शहर मुंबई का है तो पूरे महाराष्ट्र का टारगेट क्या था? ये टारगेट सिर्फ एक मंत्री का है तो बाकी मंत्रियों का टारगेट क्या था? हम शुरू से ही एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे और मुंबई पुलिस के द्वारा ये संभव नहीं था। इसके साथ ही रविशंकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे खामोश हैं और वो कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर वह 15 दिन के अंदर अनिल देशमुख के खिलाफ प्रारंभिक जांच करे। याचिकाकर्ता डॉक्टर जयश्री पाटिल की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। पाटिल के अनुसार इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाए। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाया है कि उन्होंने गिरफ्तार किए गए पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए उगाने का टारगेट दिया था। उन्होंने ये आरोप तब लगाए थे जब उन्हें मुंबई पुलिस के प्रमुख पद से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के सोमवार को आए फैसले को महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। खुद अनिल देशमुख भी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी अदालत में महाविकास आघाड़ी सरकार का पक्ष रखेंगे। अनिल देशमुख के मामले में फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की पीठ ने कहा, हम जयश्री पाटिल से सहमत हैं कि सच्चाई का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच का निर्देश देने की जरूरत है। देशमुख के गृह मंत्री होने के कारण पुलिस से इसकी कोई स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती है। यदि सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है तो न्याय के हित में होगा। कानून के अनुसार प्रारंभिक जांच का आदेश दिया जाता है और 15 दिनों के भीतर इसे पूरा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 22 जवानों की शहादत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभियान तैयार करने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हमारे जवान शहीद होने के लिए मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, यदि कोई खुफिया विफलता नहीं थी तो एक के मृत्यु अनुपात का मतलब है ये खराब तरीके से डिजाइन किया गया था और अक्षमता से काम को अंजाम दिया गया था। राहुल ने एक अन्य ट्वीट में कहा, 21वीं सदी में किसी भी भारतीय जवान को बिना सुरक्षा कवच के दुश्मन का सामना नहीं करना चाहिए। इसे हर सैनिक को उपलब्ध कराने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले जिस राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के विवाद की देश में गूंज हुई थी, ये विवाद फिर से जिंदा हो रहा है। भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमानों को खरीदा था। फ्रांस के ही एक ऑनलाइन पोर्टल मीडिया पार्ट ने कहा है कि दोनों देशों के बीच हुई इस डील में एक भारतीय बिचौलिया कंपनी शामिल थी और उसे 1 मिलियन यूरो यानी 8.62 करोड़ रुपए दिए गए थे। मीडिया पार्ट ने कहा है इस मामले की जांच की 3 रिपोर्ट हैं और ये पहली रिपोर्ट जारी की गई है। ये रकम जिस कंपनी को देने की बात की जा रही है उसका नाम डेफसिस सॉल्यूशंस है। इसके मालिक सुषेन गुप्ता हैं। गुप्ता को मार्च 2019 में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। असम में एक मतदान केंद्र पर वोटिंग में अनियमितता के बाद 5 चुनाव कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मामला असम के दिमा हसाओ जिले का है, जहां एक पोलिंग बूथ पर 90 लोग ही वोट देने के लिए योग्य थे, लेकिन इस बूथ पर कुल 171 वोट पड़ गए। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 से लंबित कोयला घोटाले मामलों की सुनवाई के लिए 2 न्यायिक अधिकारियों अरुण भारद्वाज और संजय बंसल को नियुक्त किया है। इससे पहले विशेष न्यायाधीश भरत पराशर कोयला घोटाले से जुड़े करीब 40 मामलों की सुनवाई कर रहे थे। मुंबई के एक सेशन कोर्ट ने बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी। बता दें, गीतकार जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंगना ने एक टीवी शो में उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कही, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। इसी को लेकर कंगना को समन जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमतौर पर कैमरे के सामने संभलकर बोलते हैं, लेकिन आज वे एक ऐसी चूक कर गए जो उन्हें काफी भारी पड़ेगी। योगी न्यूज एजेंसी एएनआई को किसी विषय पर बाइट दे रहे थे। इसी दौरान उनके मुंह से एक अभद्र शब्द निकल पड़ा। इसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बीजेपी समर्थक मैदान में आ गए और उन्होंने वीडियो को एडिटेड बताया। योगी एएनआई से बातचीत में कह रहे थे, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं। इसी दौरान शायद कैमरामैन का हाथ हिल गया और योगी के मुंह से यह अभद्र शब्द निकला। बस देर क्या थी, निकला तो वायरल भी हो गया और थोड़ी ही देर में ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड करने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी के मुंह से निकले इस अभद्र शब्द पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है, पत्रकारों को दिए मान्यवर के प्रवचन सुनिए मधुर, पर हेडफोन लगा के सुनिए व बच्चों से दूर रखिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ चल रहे 10 साल पुराने आपराधिक मामले पर रोक लगा दी है। इसमें कथित रूप से 24 एकड़ जमीन को अवैध तौर पर कुछ लोगों को देने का मामला है। बता दें, इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने विशेष अदालत को इस मामले में संज्ञान लेने का आदेश दिया था। भारत में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें, देश में पिछले एक दिन में 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जो अब तक के एक दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर नियमों को आसान बना दिया जाए तो दिल्ली में 3 महीने के भीतर उनकी सरकार सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा सकती है। आईआईटी जोधपुर में करीब 70 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इनमें छात्र और स्टाफ के लोग शामिल हैं। संक्रमित छात्रों में से अधिकांश ओडिशा के हैं और वे अपने शहरों से हाल ही में वापस लौटे हैं। चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर पी सिंह ने कहा है कि 11 मार्च को कोरोना से संक्रमित कुछ लोग यहां आए थे। वे चंडीगढ़, गुजरात और जयपुर से थे। इसके बाद से ही संक्रमण के मामले बढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि आईआईटी जोधपुर में अब तक लगभग 65 से 70 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इनमें से 50 से 60 एक्टिव मामले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी गंभीर मामला नहीं है। एक दिन पहले कोरोना से संक्रमित हुए अभिनेता अक्षय कुमार अब अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन एहतियात के तौर पर डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द घर लौटूंगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।